अस्सलाम वालेकुम। जय बचेगा आप लोगों के साथ पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड का रिज़ल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं और इसकी टारगेट प्राइस प्लस इसका ट्रेंड भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये इक्विटी आप लोगों के सामने है जी 25 बिलियन की नॉन करंट लाइबिलिटी है जी 0.9 बिलियन, करंट लाइबिलिटीज़ 48 बिलियन, टोटल लाइबिलिटीज़ जो है 49 बिलियन की हैं और करंट एसेट्स हैं जी 51 बिलियन। इसमें इन्वेंट्री शामिल है जी 18 बिलियन की और क्विक एसेट्स अगर ये करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करें तो 33 बिलियन के क्विक एसेट्स बनते हैं। तो ये डेट टू इक्विटी रेशो इसकी 1.96, करंट रेशो 1.07 और क्विक रेशो है जी आपके सामने है ये 0.69 की। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये डेट टू इक्विटी रेशो इसकी कोई ख़ास अच्छी रेशो कंसीडर की नहीं जाती, क्योंकि ये 1 से लेस हो जो भी कंपनी वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है। इसकी रीज़न क्या है? डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब ये है जी कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी इक्विटी के कितने टाइम्स बनती है। अगर लेस देन 1 हो इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज़ कम है, इक्विटी की अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट 2 है तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज़ ये इक्विटी से भी डबल हैं। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है कि कल को कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से पूरी की जाए तो क्या स्टेटस बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हाफ लाइबिलिटीज़ पे ऑफ होंगी, बाकी की हाफ के लिए ये करंट एसेट्स जो मौजूद हैं वो भी सेल आउट करने पड़ेंगे। तो ये होती है जी रीज़न इसकी डेट टू इक्विटी रेशो और करंट रेशो ये आपके सामने है कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं और ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। इस वजह से ये भी पॉजिटिव चीज़ है। क्विक रेशो नॉट बैड, वैसे ये भी 1 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो तो भी अगर मतलब ये बहुत भी डाउन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, रीज़नेबल है। तो इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से ये कंपनी को ख़ास बुरी नहीं है, लेकिन जैसे एंग्रो कॉरपोरेशन या एंग्रो फर्टिलाइज़र, निशात मिल्स, ये इनके निस्बत थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखी जाती है। मतलब आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में अगर कंसीडर करें, बट नॉट बैड। ये टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होगी क्योंकि ये पिछले मुसलसल 4 क्वार्टर से इनके अक्यूमुलेटेड लॉसेस चल रहे हैं। मतलब ये क्वार्टर के अक्यूमुलेट करें पिछले 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट तो आपको पता चलेगा 3 से 4 क्वार्टर्स इनके मुसलसल लॉसेस में रहे हैं। तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली इक्विटी डिस्टर्ब होती है। तो अभी ये क्वार्टरली रिजल्ट है जी मार्च क्वार्टर का। पिछले साल के सेम क्वार्टर से इनकी सेल्स डबल हुई है, 17 बिलियन से 36 बिलियन हो चुकी है। मतलब डबल से भी थोड़ा सा मार्जिन बेहतर है, 18.3 बिलियन का इजाफा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स परसेंटेज के एतबार से तकरीबन 3% कम हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनर सी बढ़ी है, ये 0.16%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके हाफ रह चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.41% कमी हुई है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अदर एक्सपेंसेस पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नहीं थे, अब हैं। अदर इनकम काफ़ी बेहतर हुई है 1.35% से। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बहुत कम हुई है। इट मीन्स कि इन्होंने काफ़ी सारी अपनी फाइनेंसिंग पे ऑफ कर दी है। और ये आपके सामने है जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम देखें तो इस बार ये 0.7 बिलियन का प्रॉफिट बनता है 2.15% के रेट के हिसाब से। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में हैवी लॉसेस थे, तकरीबन 1 बिलियन के करीब इनके लॉसेस बनते थे। तो अब आपके सामने है जी इम्प्रूवमेंट, बड़ी ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट है। 1.7 बिलियन की जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप समझें तो 1.7 बिलियन की इंक्रीज़ हुई है 7.46%। तो जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11 रुपये 44 पैसे लॉस पर शेयर था, अब 9 रुपये 45 पैसे अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। तो इस हिसाब से इसकी टारगेट प्राइस अगर हम कंसीडर करें तो ये हो सकती है जी 310 से 330 रुपये। अच्छा जी, ट्रेंड में कह रहा था कि अप है, लेकिन 266 से नीचे अगर कोई क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली आपको अपना
इसको सेल करके निकलना है, क्योंकि फिर ये ट्रेंड चेंज होने की एक सिग्नल होगा। और 240 की क्लोजिंग बेस तो डेफिनेटली वो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ना, और अगर कोई यहाँ पे स्किप हो जाता है तो, लेकिन होपफुली ये अब अपसाइड पे चले गया है। जितना इसने करेक्शन लेनी थी, अपना वो ट्रेंड चेंज करना था, वो सारा कर चुका है। और उसकी बहुत सारे लोग पूछते थे जी कि आखिर क्या वजह बनी कि इतना अच्छा रिजल्ट दे के भी ये 2 से 3 लॉक्स लगे थे, लोअर लॉक्स, तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर थी, और बहुत सारे ब्रोकर्स ने और बड़े प्लेयर्स ने प्रोजेक्ट की थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेल्स रही है ये इस क्वार्टर की जो गुजरा है, जिसका ये रिजल्ट दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स ये पार्क सुजुकी मोटर्स की थी। और उस हिसाब से इनकी अर्निंग पर शेयर प्रोजेक्ट की गई थी तकरीबन 22 से 23 रुपये, मतलब कि 1.6 या 1.8 बिलियन के करीब नेट प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया गया था, जिसके हिसाब से इसकी शेयर प्राइस उठाई गई थी। उसके बाद जब वो उससे एक्सपेक्टेशन से हाफ रिजल्ट आया तो डेफिनेटली वो फिर एडजस्टमेंट भी होती है। कुछ वो बड़े प्लेयर्स और भी गेम करते हैं कि चलो एक बार गिराएंगे, सेंटीमेंट्स नेगेटिव होंगे, और अब फ्यूचर इसका ब्राइट लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर की भी अगर इतनी अर्निंग पर शेयर आ जाती है तो फिर ये शेयर 350 से 400 रुपये की टारगेट प्राइस के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये बाकायदा कंपटीशन में आ चुका है अर्निंग के हिसाब से, ये आपके एच कार के साथ। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। बाकी फर्दर इसमें कोई अगर हमारे ट्रेंड में या कोई फर्दर सिग्नल्स मिलते हैं फ्यूचर प्राइस को लेकर नेक्स्ट क्वार्टर तक, तो हम उसको दोबारा से इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। तो इनकी सेल्स के एतबार से अगर आप देखें तो सेल्स इस क्वार्टर की 105% क्वांटिटेटिव भी इम्प्रूव हुई है। मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13,718 यूनिट इन्होंने सेल किए थे, अब 28,000 यूनिट सेल किए हैं। तो कंपनी के जो 51% शेयर है कार एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का है, जो कि पामा के मेंबर कंपनीज का जो शो होता है। मतलब आप देख लें इसमें कि आपकी जो पामा की नंबर या क्वांटिटेटिव डाटा आता है, उसका 51% पोर्शन पार्क सुजुकी मोटर्स ने सेल किया है। तो आप खुद देख लें कि सबसे ज़्यादा सेलिंग जो कंपनी थी इस बार की, वो पार्क सुजुकी मोटर्स थी। और कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन जो वॉल्यूम है तकरीबन 72% कैपेसिटी की यूटिलाइज करते हुए ये अचीव किया है जी। 27,167 यूनिट प्रोड्यूस की है। तो 41% वो कहते हैं जी जनवरी से मार्च के दरमियान इनकी मोटरसाइकिल की भी जो डिमांड है वो इम्प्रूव हुई है। और कंपनी ने 6815 यूनिट सेल किए हैं, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4836 यूनिट्स थे। तो इस हिसाब से ये कंपनी की अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी आप देख लें कि एक्सपेक्टेशन से कम थी, जिसका इसने अच्छा खासा इम्पैक्ट भी लिया। और ऑटो पॉलिसी, ये तमाम जो ऑटोमोबाइल के रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें वो खुद भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि ये रिवाइज हो जाएगी। और 2016 से जो 21 तक की पॉलिसी थी, अब दोबारा अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस है कि ये पीरियड एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक्सटेंशन मिलेगी इस ऑटो पॉलिसी की। और इसमें इनको कुछ समझ लें कि स्पेसिफिक बेनिफिट्स और मिले होते हैं इंसेंटिव्स, वो ये अवेल करेंगे। और अगर तो ऐसा हो जाता है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये ऑटो सेक्टर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, और इस ईयर के मुकाबले में भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अपनी वर्किंग अपने हिसाब से कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ रिसर्च, कुछ रिजल्ट पे मेरे कुछ अपने ओपिनियंस होते हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, या मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं ख़रीद रहा हूँ आप भी ख़रीद लें, या मैं बेच रहा हूँ आप भी बेच दें। अपनी वर्किंग करके अपने हिसाब से एंट्री और एग्जिट डिसाइड करें। सबसे पहले आपका एंट्री पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि आपको इस पॉइंट तक एंट्री लेनी है, और एग्जिट पॉइंट या वो भी आपको पता होना चाहिए कि इतने पॉइंट पे जाके मैं हर हाल में प्रॉफिटिंग करूँगा। और स्टॉप लॉस पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस अपना हर हाल में हिट करवाना है।
और ये जो टारगेट प्राइस होती है वो मैं अपने हिसाब से कुछ 2-3 फैक्टर्स देख के करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि यही आपका टारगेट प्राइस हो, आप इससे सेफ साइड पे भी चल सकते हैं। और अभी मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है, तो आप छोटे छोटे अपने जो टारगेट्स रख के उससे भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और एक अच्छा गेन ले सकते हैं।